हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा नरम दल व गरम दल के रूप में किस वर्ष हुआ था। यानी कि कांग्रेस में जो फूट हुई थी आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसका फूट वो कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये अध्यक्षता के पद को लेकर हुआ था, लेकिन इसमें फूट हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण शासन सुधार किसको माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया जो सबसे महत्वपूर्ण शासन सुधार था वो था अस्थायी बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट, जो 23 मार्च 1793 को लागू हुआ था। इसके तहत लगान वसूली का जो सिस्टम था उसको इन्होंने बदल दिया और ये बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रहा बाद के लिए। और इसमें जमींदारी प्रथा इसी से हुआ और इसमें जमींदारों को पूरी जमीन दे दी जाती थी। ठीक है, और वो किसानों को एक रैयत की तरह देते थे और किसानों को लगान देते थे और फिर वो एक निश्चित दिन को सूर्यास्त से पहले ऑफिस में जमा कराते थे। तो इस तरह से अंग्रेजों को काफ़ी फायदा हुआ इस अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से, जिसमें उनको लगान जो था जमीन का वो एक निश्चित समय में मिल जाया करता था, जिससे उनको बजट बनाने में काफ़ी आसानी होती थी। तो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। कब किया? तो 23 मार्च 1793 को यह लागू हो गया था। ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया था? तो व्यापकगत सिद्धांत अगर हिंदी में आ गए तो ये ऐसा आएगा कि व्यापकगत सिद्धांत, या अंग्रेजी में आएगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, इस सिद्धांत को ही हड़प नीति भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आएगा कि हड़प नीति तो इसी के तहत आ गया था। इसमें डलहौजी करते क्या थे? इसमें नियम एक बना दिया इन्होंने कि अगर किसी का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो उस राज्य को अंग्रेजी शासन के अधीन मिला लिया जाता था। तो इस तरह से करके उन्होंने कई जो रियासतें थी या कई जो शासन व्यवस्था थी उसको उन्होंने अभी अपने अधीन कर लिया। इसके तहत जो सबसे पहला इन्होंने मिलाया था वो था सतारा को इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति के तहत पहला शिकार सतारा को ही इन्होंने बनाया था। इसके अलावा आप देखेंगे तो जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली इत्यादि राज्यों का भी इन्होंने अपने अधीन विलय कर लिया था। और झांसी की रानी की लड़ाई तो आपको पता ही होगा, और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने उनके जो उत्तराधिकारी उन्होंने जो दत्तक पुत्र ये किया था, अडॉप्ट किया था, उसको उसने मानने से इनकार कर दिया उनका उत्तराधिकारी, और जिस कारण से उसने झांसी को अपने राज्य के अधीन मिलाना चाहा, जिसके कारण उन दोनों की लड़ाई हुई थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने इसे ये किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज में भाग लेने हेतु लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी 1931 और तीन जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, याद रखिएगा, 1930, 1931 और 1932। इसमें से कांग्रेस ने केवल 1931 में ही भाग लिया और बाकी दो सम्मेलनों का उसने बहिष्कार किया था। बहुत सारे अन्य रीजन थे जिसके कारण उन्होंने बहिष्कार किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो केवल ये द्वितीय, और इसमें गांधी जी गए थे लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया था, तो वो BR अम्बेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला जो हमारा प्रश्न है पांचवा, वो है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल जो 9 फरवरी 1883 को आया था, इसके द्वारा किस उद्देश्य को साकार रूप देने का प्रयास किया गया? इसका सही जवाब है कि न्याय के क्षेत्र में रंगभेद नीति को दूर करना। ठीक है, देखिए इल्बर्ट बिल काफी विवादित रहा और खासकर अंग्रेजों ने ही इसका विरोध कर दिया। ये बहुत अच्छे इन्होंने एक बिल लाया कि नहीं भाई, जो भी न्यायाधीश है वो केवल अंग्रेज गोरे नहीं रहेंगे, ठीक है, उसमें भारतीयों की भी हिस्सेदारी होगी और इसमें रंगभेद को दूर किया जाए और सभी तरह के लोगों को जज बनने का अवसर दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने ही इनका इतना विरोध कर दिया इस बिल का, इल्बर्ट बिल का, कि आखिरकार इनको वापस लेना पड़ा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि वो था कि न्याय के क्षेत्र में रंगभेद नीति को दूर करना। ये बहुत अच्छा बिल था, लेकिन अंग्रेजों ने ही काफी इसका विरोध कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1931 ईस्वी में हुए थे, और इसी समझौते के तहत ही गांधी जी फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए, नहीं तो नहीं जाते हुए। तो गांधी इरविन समझौते के बाद ही गोलमेज में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड गए।
अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी ने सन 1919 में किसके विरोध में प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? इसको देख कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली ये असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। प्रथम नागरिक अवज्ञा का मतलब ये नहीं कि सबने अवज्ञा आंदोलन, ये प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन की भी संज्ञा इसको दी जाती है। और दूसरा जो 1930 में हुआ था वो सबने अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। और ये जो हुआ था 1920 में, ठीक है, 1920 में जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और ये किसके विरोध में गांधी जी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन को शुरू? वो रॉलेट एक्ट के विरोध। तो जैसा जानते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, यह एक काला कानून था, अंधा कानून था, ठीक है, कि नो अपील, नो दलील, नो वकील, ठीक है। ऐसा कानून था जिसमें किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जा सकता है जो बिना कोई जांच पड़ताल किए या बिना किसी साक्ष्य के भी। तो ये काला कानून था जिसका विरोध व्यापक स्तर पर हुआ, इससे जुड़ी कई घटनाएं भी हैं। तो ये प्रश्न अभी था कि असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था वो किसके विरोध में गांधी जी ने किया था? तो वो रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और बाद में चल के चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके तहत गांधी जी ने इसे वापस भी ले लिया था। चलिए उस पर चर्चा करेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो वो था इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में, क्वेश्चन को देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सन 1905 में पुणे यानी महाराष्ट्र में किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन, ठीक है, का सिद्धांत। इसी के तहत ये पहली बार पता चला कि अंग्रेज कितने बेहतरीन अपने तरीके से भारत को खोखला करते जा रहे हैं। भारत के धन को निकालकर सारा का सारा इंग्लैंड किस तरह से भेज रहे हैं कि बहुतों को पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन दादा भाई नौरोजी जो ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहे जाते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी ड्रेन ऑफ वेल्थ, और ये उन्होंने उसमें प्रिंसिपल दिया कि किस तरह से अंग्रेज यहाँ को लूट रहे हैं हमारे देश को। और इसके बाद इन्होंने इसको पूरा प्रचार प्रसार भी पूरे सभी देशों में किया कि किस तरह अंग्रेजों की नीति हमारे भारत के लिए काफ़ी खतरनाक थी। और सारे कुटीर उद्योग धंधे जितने भी थे नष्ट कर दिए अंग्रेजों ने पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से। तो दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी। अगला है कि धरासन घटना किससे संबंधित है? धरासन घटना किससे संबंधित है? ये घटना जो है वो नमक जो दांडी मार्च जो था, तो अंग्रेजों के नमक टैक्स जो था, उसमें सॉल्ट टैक्स जो लगा रखा था, उसके खिलाफ जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, आपको पता है कि 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो उसके बाद अगला जो चरण ये नमक कानून को भंग करने के लिए जो सत्याग्रह का था वो धरासन नाम के स्थान पर ही किया गया था। इसमें कई महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, इवन कि गांधी जी और कस्तूरबा बाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इसका जो संचालन किया शांतिपूर्ण तरीके से वो सरोजिनी नायडू ने इस जो धरासन का ये जो सत्याग्रह था उसको आगे बढ़ाया था। तो ये नमक कानून के खिलाफ ही ये भी एक प्रतिरोध था जो कि दांडी मार्च का अगला चरण था, नेक्स्ट स्टेप था। ये धरासन नाम के, ये गुजरात का ही है स्थान है, यहाँ पर नमक कानून का विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद जी की कृति है, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये भी नारा किन्होंने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। आर्य समाज, इसकी भी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। तो इससे रिलेटेड ये सारे प्रश्न हैं कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना है, वेदों की ओर लौटो और आर्य समाज, ये तीनों स्वामी दयानंद सरस्वती की से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। जब देखिए
हम जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। जब 2 गोलमेज सम्मेलन फेल्योर हो गया, उसका कोई सही तरीका नहीं निकल पाया, तो ये जो प्रधानमंत्री थे ये भारतीय को कहते थे कि भारत हमारा दोस्त है, ठीक है, भारतीयों को के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, ऐसा ये कहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि एंग्लो इंडियन के लिए, भारतीय अंग्रेज थे उनके लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, ठीक है, और दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, इन सबों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की उन्होंने व्यवस्था करने के लिए कहा, ठीक है। लेकिन और काफी लोग का इनको समर्थन भी मिला, खासकर दलित नेता जो बी आर अम्बेडकर जी थे, उनके द्वारा इन्हें काफी इस बात को समर्थन मिला कि हाँ, दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी जो उस समय यरवदा जेल में थे, उन्होंने काफी इसका विरोध किया, ठीक है। तो 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के नाम से इसको जाना गया कि उन्होंने जो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इन लोगों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था होगी, इसी को कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, जिसमें अल्पसंख्यक भी आते थे। और इन्होंने कौन किया था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रार्थना समाज का गठन किसने किया? प्रार्थना समाज का गठन आत्माराम पांडुरंग ने किया। प्रार्थना समाज का गठन आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में लद्दाख पर विजय प्राप्त करने वाला भारतीय जनरल कौन था? यह बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको पुटअप किया यहाँ पे कि 19वीं शताब्दी में लद्दाख पर विजय प्राप्त करने वाला भारतीय जनरल कौन था? तो जोरावर सिंह। जोरावर सिंह इस प्रश्न को रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रश्न आपको लगेंगे ये तो बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो वो प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ऐसा पैटर्न देखा गया। तो आप इसको याद कर लेंगे कि 19वीं शताब्दी में लद्दाख पर विजय प्राप्त करने वाला भारतीय जनरल जोरावर सिंह थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे हमारी आज़ादी के समय, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की? 16 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। देवेंद्रनाथ ठाकुर से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपको याद रखिएगा, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना उन्होंने 1839 में कलकत्ता में की थी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि सन 1843 में नेपियर ने सिंध पर विजय प्राप्त कर उसे ब्रिटिश भारत में मिला लिया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इस प्रश्न को दोहराता हूँ। सन 1843 में नेपियर ने सिंध पर विजय प्राप्त कर उसे ब्रिटिश भारत में मिला लिया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एलनबरो थे। लॉर्ड एलनबरो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। देखिए उस समय गवर्नर पहले तो याद रखिए कि गवर्नर जनरल जो बंगाल के होते थे उनको पूरा भारत का ही सबसे मुख्य माना जाता था, ठीक है। तो उसके बाद जो 1857 का जो विप्लव हुआ, क्रांति हुई, उसके बाद जाके वायसराय पद आया था। उससे पहले जितने होंगे वो गवर्नर जनरल में ही आते हैं। सन 1847 में नेपियर ने सिंध पर विजय प्राप्त कर उसे ब्रिटिश भारत में मिला लिया। उस समय भारतीय गवर्नर में लॉर्ड एलनबरो थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सन 1905 में किस भारतीय ने लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रारंभ किया? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसने प्रारंभ किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कोई भी क्वेश्चन लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अगर वो आपको नहीं आता है तो वो बहुत खतरनाक फिर आपके लिए एग्जाम में हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न को देखते चलेंगे। सन 1905 में किस भारतीय ने लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रारंभ किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। सन 1909 में सर विलियम कर्जन वाइली की हत्या भारत के किस क्रांतिकारी ने की थी? सर विलियम कर्जन वाइली की हत्या 1909 में किसने की थी? तो मदनलाल ढींगरा ने की थी। मदनलाल ढींगरा ने की थी सर विलियम कर्जन वाइली की। वैसे कर्जन वाइली यहाँ पर आता है। कर्जन वाइली की हत्या किसने की? तो मदनलाल ढींगरा ने। कब की? तो 1909 में की थी। सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उदारवादियों तथा अतिवादियों पुनः एकता स्थापित हो गई। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी शुरुआती प्रश्न में हमने कहा था कि कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल दो तरह की विचारधारा में विभाजित हो गई थी 1907 में, ठीक है। लेकिन पुनः फिर इसका एकीकरण हुआ। इवन की मुस्लिम लीग भी इसमें आ गई। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, ये तीनों फिर एक साथ मिली थी
ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था जिसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग विभिन्न सभी मिलकर फिर से कांग्रेस में आ गए थे। और उस अधिवेशन में जिसमें ये सारे लोग एक हुए थे उसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे देखते हैं। सन 1947 में पंजाब और बंगाल का विभाजन करने वाले बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, सीमा का विभाजन जो हुआ था 1947 में, उस कमीशन को बोलते हैं बाउंड्री कमीशन। बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर सिरिल रेडक्लिफ, इसे रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ उस बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष थे जो 1947 में पंजाब वाला। देखिए, पंजाब का याद रखिएगा, जो अभी पाकिस्तान है वो पंजाब का विभाजन वहां पर हुआ, ठीक है, और जो बंगाल अभी बांग्लादेश है वो इधर विभाजन हुआ। और दोनों के लिए जो बाउंड्री कमीशन बना था बंटवारा करने के लिए, उसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, तो रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। सन 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सवनैवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, जो गांधी जी ने शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके प्रथम सत्याग्रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसको चुना गया था? तो विनोबा भावे। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम सत्याग्रही जो 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, उसके प्रथम सत्याग्रही के रूप में किन्हें चुना गया था? विनोबा भावे जी को। ये भूदान आंदोलन से भी संबंधित है। भूदान आंदोलन, जमींदार लोग जो अपना जमीन दिए थे उसके भी ये प्रणेता माने जाते हैं विनोबा भावे, भूदान आंदोलन से संबंधित। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ निरुद्ध किया गया था? कहाँ पर एक तरह से ये कर दिया गया था, ठीक है, नजरबंद कह सकते हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो आगा खां पैलेस पूना में किया गया था, ठीक है, आगा खां पैलेस पूना में किया गया था। आगा खां पैलेस पूना में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक है। तो इसी में गांधी जी को यहाँ पे नजरबंद कर दिया गया था, आगा खां पैलेस पूना में। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 किस वायसराय के शासनकाल में चला था? लॉर्ड रिपन के समय में। वही आपको हमने बताया था कुछ समय पहले कि ये चाहते थे कि भारतीय जो है उनको भी न्यायाधीश बनने का अवसर मिले और वो भी सभी केसों की सुनवाई करें। इसके लिए इल्बर्ट साहब ने एक विधेयक लाया, बिल लाया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध कर दिया था और 1883 की घटना है। और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे। वायसराय आप समझते हैं कि जब 1857 का विप्लव हुआ तो उसके बाद 1858 में कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया, अंग्रेजी शासन, इंग्लैंड के सरकार के द्वारा, और सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में अब भारत का प्रशासन चला गया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी 1857 तक, लेकिन 1858 से क्या हुआ कि डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी ने उसे अपने हाथ में लिया, नहीं कि इंग्लैंड की संसद अब यहाँ के लिए कोई भी कानून बनाती थी। तो उस समय एक वायसराय, ठीक है, रॉय वहाँ के प्रशासक को कहा जाता था इंग्लैंड के, तो यहाँ पर वायसराय बना के भेजा जाता था, ठीक है, और वही पूरे भारत का प्रशासन देखते थे इंग्लैंड की महारानी की ओर से, इंग्लैंड की संसद की ओर से। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंग भंग यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। बंग भंग आंदोलन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो आंदोलन उपजा था स्वदेशी के भी नाम से जाना गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना की जागृति के उद्देश्य से गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि महाराष्ट्र में देखिए आज भी शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, और इसका केवल धार्मिक ही कारण नहीं था। ये राष्ट्रीय चेतना की जागृति के लिए अलग अलग लोगों ने, अलग अलग सत्याग्रहियों ने, अलग अलग क्रांतिकारियों ने बहुत सारे तरीके अपनाए लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए, लोगों में आज़ादी के सपने बुनने के लिए। इन सब चीज़ों की काफ़ी आवश्यकता थी। ऐसा नहीं कि गणेश उत्सव केवल धार्मिक ही एंगल था, धार्मिक तो था ही, लेकिन इसका बहुत बड़ा था राष्ट्रीय चेतना को जगाना, ठीक है। और इसी उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च यानी 12 मार्च 1930 की तुलना
एल्वा से लौटने के पश्चात नेपोलियन की पेरिस के लिए मार्च की थी। देखिए ये इम्पोर्टेंस दर्शाता है कि गांधी जी का जो दांडी मार्च था, जो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था नमक कानून भंग करने के साथ ही, उसकी तुलना सोचिए कि नेपोलियन की पेरिस के लिए मार्च से कर दी गई। और ये किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए दोनों में एक सिमिलरिटी सुभाष चंद्र बोस ने किया कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से नेपोलियन ने पेरिस के लिए मार्च किया था और उसका एक इम्पैक्ट इतिहास में है, उसी तरह से दांडी मार्च का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, और ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास 1588 ईस्वी में किसने किया था? तो हजरत मियां मीर ने। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास 1588 ईस्वी में किसने किया था? हजरत मियां मीर ने। अगला प्रश्न है कि न अपील न वकील न दलील, हमने चर्चा भी की है। न अपील न वकील न दलील, यह कथन किसके संबंध में कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में, ये काला कानून था, इसमें आप किसी को भी गिरफ्तार अंग्रेज कर लेते थे और उसकी अपील भी नहीं सुनी जाती थी, न वकील दिया जाता था, एक तरह से बस मनमाना था, ठीक है। और ये आंदोलन को कुचलने के लिए ही ऐसा कानून उन्होंने लाया था कि हमारे खिलाफ कोई सर उठा ले। तो इस तरह से पार्ट 1 समाप्त होता है, फिर पार्ट 2 लेके भी हम आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।